हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूँ सिंचाई इंजीनियरिंग का दूसरा लेक्चर लेकर के। इरिगेशन का जो हम लोग सीरीज कंटिन्यू किए थे उसमें ये दूसरा लेक्चर है। अब देखिए ज़रा, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंचाई के सारे इंट्रोडक्शन, इरिगेशन में जितने भी इंट्रोडक्टरी पार्ट थे वो मैंने क्लियर कर दिए थे आपको फर्स्ट लेक्चर में। क्या क्या मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन की क्या डेफिनेशन होगी, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था। अब एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें जो भी इरिगेशन की ज़रूरतें हैं आपकी, वो आपने देखा था कि वर्षा का असमय होना या फिर ज़्यादा होना या फिर कम होना, वो बहुत सीमित शब्दों में मैंने बात कर ली थी। देखिए, कुल मिला जुला के पूरे इरिगेशन में हमको कहना यह है, पूरे इरिगेशन में, कि देखिए ना तो भारत में खेती करने वाली ज़मीन की कमी है और ना तो भारत में पानी की कमी है। बस जो पानी गलत जगहों पर गलत तरीके से है, जहां होना चाहिए वहां नहीं है, उन जगहों पर वो पहुंच पाए, और जहां ज्यादा है वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहां से पानी दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां जरूरत है। इसी व्यवस्था को मेंटेन करना है हमको, किसमें? इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इसी व्यवस्था को किसमें मेंटेन करना है हम लोग को? इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो आप लोग को बात क्लियर हो रही है? क्या क्लियर हुआ बात? कि हमें बस जो अनियमितता है उसको सुधारना है। अनियमितता मतलब जो पानी हम लोगों का इधर उधर फैला हुआ है, उसी पानी को अलग अलग जहां पे जरूरत है उस जगहों तक पहुंचाना है। इसके लिए हम लोग को कौन सा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा? नेटवर्क हम लोगों को कैनाल का बनाना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी जब हम लोग कोई, देखिए कैनाल निकलती कैसे है, वो कैनाल पानी को पहुंचाती कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक नहर कहाँ से निकाली जाती है, फिर उस हेडवर्क जहाँ होता है उसका, फिर वहां से कैनाल को कैसे पहुंचाते हैं हम लोग खेतों के मूंगे तक, मूंगा मतलब जो आउटलेट आपका होता है वहां तक कैसे पहुंचाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं। इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो फिर आपका जो विकेट बचाने वाला काम होता है ना, अभी टेक्निकल बात बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आपको थ्योरेटिकली, लेकिन अभी मैं टेक्निकल चैप्टर्स पर लेके चलूंगा आपको। लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, उनसे हो सकता आए ना चाहे ना आए, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा ध्यान से समझिएगा। और इसमें माइनर मिस्टेक्स भी होती हैं, लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, उस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो पहली चीज, मैंने जो जो बताया था उसमें मैंने एक टॉपिक मैंने आपसे लास्ट में बोला था कि आपको इरिगेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब ये तो अच्छी बात है कि इरिगेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या है उन पर भी ध्यान देना हम लोगों को। कई बार लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या क्या है जरा उस पर गौर कर लेते हैं। आप ही बताइए क्या क्या एडवांटेज है। तो ये कोई पूछने वाली बात है, लेकिन कुछ एडवांटेज ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट वाले तो बहुत सारे आपको पता है। जैसे डायरेक्ट एडवांटेज क्या है, इरिगेशन का डायरेक्ट एडवांटेज क्या क्या है। तो आप कहेंगे कि अकाल या सूखे से बचाव हो जाता है हम लोगों का, ठीक है ना। और हम लोग की जो पैदा, अच्छा अकाल सूखे से बचे मतलब पैदा होगा, लेकिन जो पैदावार की रेट है, दूसरा पॉइंट अगर हम लिखे अकाल या सूखे से बचाव हो गया, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे कि पैदावार में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी मतलब जितना प्रोडक्शन नॉर्मली होता था, अगर इरिगेशन आपके पास व्यवस्था अच्छी है कि जितने समय पर हम जितना चाहे उतना ही सिंचाई कर सकते हैं, तो पैदावार में बढ़ोतरी भी होगी, रेट उसका जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे जितने पार्ट के खेत में अगर 40 किलो हो रहा है तब उसमें 50 किलो होगा, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल था, इतना कम नहीं होता है, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। मतलब रेट ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो जब रेट ग्रोथ करेगी और उसके साथ साथ ये रेट, अब तीसरा चीज, जो ऐसी फसलें हैं जो बहुत महंगी फसलें हैं, ठीक है ना, जिन पर बहुत, अच्छा कोई भी चावल देखते हैं कई टाइप का आप खरीदते हैं, कोई महंगा है कोई बहुत सस्ता है। तो आखिर उनमें क्या महंगा सस्ता है? अरे दोनों को ही आपको जब उगाना है तो क्यों नहीं महंगा वाला उगाते हैं लोग? क्योंकि जो सस्ते चीजें होती है वो आसानी से उग जाती है, उनको ज्यादा केयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो महंगी चीजें हैं उनको उगाने में मशक्कत ज्यादा लगती है। तो जैसे हर क्षेत्र में हर फसल होनी भी नहीं है, ज्यादातर मेवे वगैरह जो है वो हमारे क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। कोई नारियल जो है हमारे क्षेत्र में नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके लिए जो जलवायु है ना वो उनके लिए सुटेबल कहीं और है। लेकिन चलिए जलवायु तो ठीक है, कई ऐसी, जैसे केले का है, तो केला कभी भी ज्यादा पानी में आप उसको रख देंगे तो वो क्या प्रोडक्शन होगा उसका?
केलों को बहुत हल्का हल्का पानी चाहिए होता है कि बस छिड़काव हो पाए उस पर पानी का। तो उसके लिए आपको वो स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी? आप बारिश के पानी के भरोसे रहेंगे, या फिर आप सिंचाई की व्यवस्था कर भी लिए हैं तो फ्लडिंग करवा दिए, मतलब पानी को उसमें बहा दिए, तब क्या चल पाएगा? वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी हम लोग व्यवस्थाएं करते हैं वो कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। कंट्रोल्ड मतलब हम जैसे चाहें वैसे पानी दे सकें, इसी व्यवस्था को हम मेंटेन करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोगों ने कहा कि एडवांटेज क्या क्या है, तो मैंने पहले एडवांटेज में क्या क्या कहा कि सबसे पहले अकाल सूखे से बचाव हो जाता है, दूसरा पैदावार बढ़ जाती है, तीसरा हम मनचाही फसलें उगा सकते हैं। अगर सिंचाई हमारे हाथ में है तो हम मनचाही फसलें उगा सकते हैं, जिनमें वेल कंट्रोल्ड इरिगेशन की जरूरत होती है, वो फसलें भी हम उगा सकते हैं। अच्छा, ये सब चीजें तो आपने कर लिया। और क्या क्या चीजें हैं? अगर हम सिंचाई व्यवस्था करेंगे तो हमारी जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए हमने सिंचाई की व्यवस्था की, तो सिंचाई व्यवस्था में हम बताइए क्या करेंगे? हम यही ना, कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, रिजर्वायर्स, यही सब तो बनाएंगे। इन सब बनने की वजह से हम पानी को कहीं स्टोर करेंगे किसी ऊंचाई पर, और वहां से फिर पानी को छोड़ेंगे, क्योंकि अब बरसात तो हमेशा होगी नहीं। दैट मीन्स अगर साल भर हमें कंट्रोल्ड में पानी चाहिए, तो वो पानी कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और वो स्टोर हुआ पानी जब कहीं से जाएगा, स्टोर हुआ पानी जब कहीं से जाएगा, तो वो पानी इकट्ठा है एक साल का वहां पे। तो उस पानी को जब गिराते हैं तो हम उनसे मल्टीपर्पज चीजें, मल्टीपर्पज जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा अपने सोशल की बुक में, मतलब सोशल साइंस वगैरह में, या फिर ऐसी चीजों में, साइंस में भी ये चीजें आती है। तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब कि एक ही काम से कई सारी योजनाओं का क्या हो, पूर्ति हो। जैसे क्या, अगर पानी इकट्ठा करेंगे तो केवल सिंचाई के काम आएगा वो? अगर हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं तो हम लोग जरूरत के केस में उससे पीने वाला पानी भी उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, पीने वाला पानी का मतलब उसी पानी को लेकर के हमने फिल्टर वगैरह किया, जैसे आप फिल्टर करते हैं तो अक्सर रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब आरओ, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में ज्यादातर पानी वेस्ट हो जाता है। जिसके घर में आरओ लगा होगा देखते होंगे, जितना कुछ फिल्टर करता है और कुछ पानी वेस्ट निकाल देता है। तो अब मल्टीपर्पज में क्या होगा, बहुत सारे पानी को उसमें से फिल्टर किया जाएगा, लिया जाएगा, और बहुत सारे पानी को निकाला जाएगा, तो पीने लायक गया, और जो निकला वो इरिगेशन के काम तो आएगा ही आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि वो इरिगेशन के काम आएगा। तो अब एक चीज समझिए यहाँ पे, एक उद्देश्य सिंचाई हुआ उस पानी से, दूसरा उस पानी से हम लोगों ने पीने की भी, पानी का, पीने के पानी का उतना वो नहीं है जरूरत, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज होता है, लेकिन वेस्टेज ज्यादा होता है, तो उस वेस्टेज को हम लोग इरिगेशन में यूज कर लेते हैं। दूसरा मल्टीपर्पज में, और तीसरा काम क्या है, इरिगेशन हुआ, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई। तीसरा चीज उसमें और क्या हुआ कि उस पे हम लोग पर्यटन का विकास कर सकते हैं। पर्यटन का मतलब अगर कहीं बड़ा जलाशय हमने बना रखा है स्टोरेज के रूप में, तो उसमें पानी तो भरा रहेगा साल का साल भर, तो उस पर क्यों ना हम लोग नौका विहार क्रिएट कर दें। नौका विहार मतलब नाव वाव चलवाने लगे, लोगों को गैदरिंग का है कि, तो उससे टिकट आएगा, उससे पैसे मिलेंगे, उससे लोग उसमें घूमने फिरने के, यानी पर्यटन का विकास होगा हमारे देश में। ठीक है, तो हम लोग जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनसे ज्यादा चीजों का यूज कर पाए, उन्हीं को कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स। मल्टीपर्पज का मतलब बहुउद्देशीय। ठीक है ना? तो ये एक चीज हुआ कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलता है इरिगेशन का डेवलपमेंट से। मैं अभी एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? एडवांस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिला, सिंचाई हुई, पीने के पानी की व्यवस्था हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इन सब से इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर सकती है हम लोगों की। मतलब अगर मान लीजिए पैदावार लगातार हम लोग की उठती जा रही है, ठीक है, पैदावार लगातार अगर उठती जा रही है तो किसान को घाटा नहीं होगा हर साल। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अभी ये बताइए देश में कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली जा रही हैं, या फिर जिनके काम पूरे नहीं हो रहे, तो किसी का फायदा हो रहा है उसमें? किसी का फायदा नहीं हो रहा, सबका नुकसान है। तो आखिर किसी का नुकसान किसी का फायदा हो तो समझ में आता है, सबका नुकसान हो रहा है तो हो क्या रहा है इसमें? सबका नुकसान का मतलब अवसरों की कमी है।
ठीक है ना। अवसर इस समय नहीं है, इसलिए सबका नुकसान हो रहा है। तो ये चीज इरिगेशन अगर डेवलप रहेगा और लगातार किसान हर साल बिना झटका या बिना अकाल सहे अगर ग्रोथ करता जा रहा है, तो जो हमारा सबसे निम्न वर्ग है देश का, जो किसान है, उसकी दशा में लगातार क्या होगा, सुधार होगा, कंडीशन उसकी अच्छी होती जाएगी। तो जैसे लोग कहते हैं कि सबसे कमजोर वर्ग जो माना जाता है वो किसान है, क्योंकि देखिए उसकी स्थिति वास्तव में खराब है। अगर वो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा उगा देगा तो फसलें सस्ती हो जाएंगी, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो महंगा उगाएगा तो उसको महंगा मतलब उसको कोई बेसिकली ज्यादा काम करने पर, एफर्ट करने पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर फसलें ही सस्ती हो जाएंगी। तो इतना जान लीजिएगा कि जो भी उनका आर्थिक स्तर है वो कैसे चेक किया जाता है, किसी भी वर्ग का जो आर्थिक स्तर है वो किसान भी बहुत अमीर अमीर है, लेकिन जो आर्थिक वर्ग वो ऐसे चेक किया जाता है कि उस वर्ग का आदमी कहाँ तक पहुंच पाया है। तो हमारे ज्यादातर जो किसान हैं वो अमीरों की लिस्ट में कोई शामिल नहीं है। बिजनेसमैन बहुत सारे हैं अमीरों की लिस्ट में शामिल, कई सारे जो पेड ऑफिसर्स हैं वो भी, जो सीईओ हैं वो भी शामिल हैं उसमें, लेकिन किसान वर्ग का कोई व्यक्ति अमीरों की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है, तो उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो सुधरता जाए। दूसरा चीज है कि अभी मनोरंजन का विकास तो हुआ, फिर उसके साथ साथ विकास हो सकता है किसका, स्पोर्ट्स का, यानी जो स्विमिंग का केस है, अगर हम लोग पानी कहीं इकट्ठा किए हैं तो हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं, ठीक है ना, ये सारे एडवांटेज हैं किसके, इरिगेशन के। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस रह गए हैं इरिगेशन के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज लिखने के लिए आता है दोनों, मैं बार बार बता रहा हूं, दोनों लिखने के लिए आता है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब इसको डिटेल में अगर पढ़ना, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम लोग लेक्चर सुनते हैं तो क्या नोट्स लिखना भी जरूरी है। पहली बात कि एग्जाम टाइम में सारे लेक्चर बैठ के सुनेंगे आप, एग्जाम टाइम में आप बैठ करके पूरा लेक्चर सुनना शुरू करेंगे? अरे या तो नोट्स बना लो और या तो नोट्स ले लो, दोनों चीजें कर लो, कोई भी एक काम कर लो। या तो नोट्स खुद से बैठ के बना लो और या तो नोट्स ले लो, क्योंकि जब एग्जाम में तुमको लास्ट टाइम में रिवीजन करना होगा, तो तुम अगर यहाँ क्लास लेक्चर देख चुके हो तो केवल फटाफट पलटते जाओगे बंधु, तो क्या होगा, आपका रिवीजन फटाक से हो जाएगा, चीजें माइंड में आ जाएंगी। आपको पता नहीं चलता है कि आपका छोटा सा एफर्ट बाद में कितना काम करता है। जाके जो आपके कॉलेज में टॉप करते हैं जरा देखिए कि वो क्या करते हैं, और जो ये लोग सोचते हैं कि टॉपर होके क्या कर लिए, तो बेटा पता चलेगा आपको जब निकलेंगे डिप्लोमा करके ना, तब पता चलेगा कि टॉपर लोग बाद में क्या करते हैं। जरूरी नहीं, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन टॉप करना अच्छी चीज होती है, उसको ज्यादा एक हाथ से बना करके ना मजाक की स्थिति बनाना दूसरी चीज है। और टॉप करने के लिए आपका लिटिल एफर्ट, बस आप देखिए जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे वो चीज आपके हाथ में हो जाएगी। प्रायोरिटी मतलब आप पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे तो वो आपके साथ रहेगा। पढ़ाई को प्रायोरिटी देने का मतलब आप एक नोट्स नहीं बना पा रहे हैं बैठ करके, आप फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नोट्स बना रहा है उससे ज्यादा नंबर आप ले आएंगे। मतलब आप नोट्स नहीं बनाएंगे और जो बना रहा है सोच रहे हैं कि हम उससे ज्यादा अच्छा कर जाएंगे। तो कब तक अच्छा, एक दो बार आपका साथ इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वो बार बार इत्तेफाक नहीं होगा। इसलिए या तो नोट्स बना लीजिए या तो नोट्स ले लीजिए। नोट्स पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, वो रिवीजन के लिए होती हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नोट्स का क्या मतलब है, वो रिवीजन के लिए होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ी बात, इरिगेशन से कई बार जलग्रस्तता हो सकती है। जलग्रस्तता का मतलब, देखिए एडवांटेज में ये भी था कि इरिगेशन से मैंने ये सब बता दिया, उसके अलावा आप कुछ पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि बाढ़ का पानी जो है उसको एक रास्ता दिखा सकते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आई हुई है, पानी एक ही क्षेत्र में भरा है, अगर वहां से नहर निकाल दें, दूसरे क्षेत्रों को जोड़ दें इरिगेशन सिस्टम के थ्रू, तो क्या होगा, वहां का पानी दूसरी जगह पर यूज होने से बाढ़ की स्थिति से भी बचा जा सकता है। समझ में आ रही होंगी चीजें। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज की जलग्रस्तता, डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा फैक्ट है। किसी क्षेत्र में अगर इरिगेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब पानी पहुंच रहा है, तो उस क्षेत्र में पानी लगातार भर सकता है, और लगातार पानी भरने से क्या होगा, लगातार पानी भरने से क्या होगा, उस जगह पर एक तरह सा बेकार सा माहौल बन सकता है, ठीक है ना। पानी कहीं पे लगातार, तो खेत वगैरह की उर्वरता फिर घटने, क्योंकि ऊपरी सतह पे पानी लग जाएगा, और पानी की वजह से जहां जो एल्गाई होती है, जो शैवाल होते हैं या काई अगर जमना शुरू हो गई, तो वो पानी तो ऊपर है खेत में, लेकिन मिट्टी में ऑक्सीजन को चोक कर देगा। मतलब मिट्टी, देखिए खेत की मिट्टी को जोता जाता है, मतलब उसको भुरभुरा किया जाता है, उसमें एयर का
एयर पहुंच पाए उसकी व्यवस्था की जाती है। अगर आप पानी कंटिन्यू किसी चीज में इरिगेशन के थ्रू पहुंचा दे रहे हैं तो उस क्षेत्र में जलग्रस्तता, वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं, वाटर लॉगिंग जो हो जाएगा तो फिर उस क्षेत्र में काई या अलगाई लगने की संभावना की वजह से मिट्टी की फर्टालिटी घट जाएगी, ठीक है ना, ज्यादा इरिगेशन करने से। देखिए इरिगेशन का अपने आप में कोई डिसएडवांटेज नहीं है, यहाँ ज्यादा की ही बात हो रही है कि एक्सेस हो जाए तो कोई भी चीज, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो दूसरी अब चीजें क्या हुई, वाटर लॉगिंग का एक्सेस होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। दूसरा इन्हीं की वजह से, दूसरा पॉइंट, सीलन आ सकती है आसपास के घरों में, या फिर जो लोग भी रह रहे हैं सीलन का सामना करना पड़ सकता है। मच्छर पनप सकते हैं, पूरे मतलब पूरे एरिया में मच्छर पनप जाए, सीलन होने लगे, उसकी वजह से संक्रमण फैल सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया कि इरिगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन में और टाइप्स ऑफ वाटर, वाटरिंग, मतलब वाटरिंग का मतलब होता है पानी देना किसी चीज को, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, इरिगेशन सिस्टम के बारे में, या इसको टाइप्स ऑफ इरिगेशन या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आप कह सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में क्या क्या है, या इरिगेशन में क्या क्या है, ध्यान समझिएगा जरा इन चीजों को आप, ठीक है। सबसे पहली बात कि इरिगेशन के जब टाइप बोलता है तो दो टाइप से हम लोग इरिगेशन को कर सकते हैं, या तो नेचुरल इरिगेशन हम लोग कर लें, नेचुरल इरिगेशन, और या तो हम लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन कर लें, या तो नेचुरल इरिगेशन कर लें या तो आर्टिफिशियल इरिगेशन कर लें, ठीक है। अब नेचुरल इरिगेशन ये सब देखिए मैंने इसको टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आपसे आता है और आप टेबल बना देते हैं और फिर छोटा छोटा भी एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आप एक एक ठो बारी बारी से लिख के अगर कंफ्यूज करेंगे तो एग्जामिनर भी परेशान हो जाता है। वो अगर ये टेबल देखा और टेबल से संतुष्ट हुआ, आपको नंबर देके चला जाएगा, पूरा पढ़ने भी नहीं जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इरिगेशन सिस्टम जो होता है, सिस्टम मतलब होता है मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर, मतलब पानी की उपलब्ध कराने की प्रक्रिया। दूसरा होता है पानी को फसल में देने की प्रक्रिया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, पानी उपलब्ध कराना और पानी को फसलों को देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इरिगेशन सिस्टम में नेचुरल सिस्टम हुआ और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या हुआ, रेनफॉल हो सकती है और इनंडेशन हो सकता है। मतलब आपको नेचुरली पानी कहां से मिलेगा, रेनफॉल क्या होता है आप जानते हैं, बरसात का पानी, जो बारिश का पानी है वो रेनफॉल है, और उसी में इससे केवल फसलों को पानी पहुंचाया जा रहा है, तो वो नेचुरल इरिगेशन हो रहा है उनका, ठीक है। इनंडेशन मतलब होता है फ्लड या बाढ़ कह सकते हैं आप उसको, जहां एकत्रित पानी हो, ठीक है ना। तो बाढ़ के पानी का यूज करके दिया जाता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो नेचुरली दो टाइप की इरिगेशन हो सकती है, चाहे वो रेनफॉल के थ्रू हो और चाहे वो बाढ़ के थ्रू हो जाए, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इरिगेशन, इसी पर हमको बात करनी है। आर्टिफिशियल इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इरिगेशन में हो सकता है कि फ्लो इरिगेशन हो या फिर लिफ्ट इरिगेशन हो। अब फ्लो इरिगेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लो मतलब होता है पानी का अंडर ग्रेविटी क्या हो, फ्लो हो रहा हो, ठीक है ना, उससे इरिगेशन हो रही हो। अंडर ग्रेविटी फ्लो का मतलब क्या हुआ, जानते हैं, पानी एक जगह से ऊंचाई से निकलता है तो वो निचले स्तर पर अपने आप फ्लो करता है, और उससे जो इरिगेशन हो तो फ्लो इरिगेशन। अब पानी कहीं ऐसी जगह पर नीचे चलता जा रहा है और खेत कोई ऊंचाई पर है, सपोज करिए कोई खेत क्या है ऊंचाई पर है, तो उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर पानी को किसी पंप से ऊपर उठाना पड़ेगा, या फिर पहले जमाने में जब पंप वगैरह नहीं थे तो मैनुअली किसी हौज वगैरह से पानी उठा के या जानवरों की मदद से पानी को उठा करके खेतों तक, कई खेत ऐसे थे जो ऊंचाई पर थे और जो पानी का जो बहाव था वो नीचे पहुंच चुका था, तो तब खेतों तक पानी को कैसे उठा के ले जाया जाता था, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते थे लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन में कभी भी मैनुअल यूजेस नहीं होते हैं, अब पंप वगैरह लग चुके हैं, ऑटोमेटिक मशीन आर अवेलेबल ना हो, तो इस केस में आप यूज कर सकते हैं मशीनों का लिफ्ट इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या है, समझ गए, कि पानी को जब खेत ऊंचले स्तर पर हो और पानी निचले स्तर पर हो तो उनको पानी को उठा करके ऊपर ले जाने की प्रक्रिया जब की जाती है तो उसको हम लोग लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब फ्लो इरिगेशन में तीन टाइप के होते हैं। फ्लो हो रहा है पानी का
तो जो आपने फ्लो के थ्रू पहुंचाना है, तो फ्लो में आप क्या करेंगे, कैनाल बनाएंगे। अब वो कैनाल हो सकती है पेरेनियल टाइप की, तो उसको बारहमासी सिंचाई कहेंगे। पेरेनियल मतलब होता है बारहमासी, मतलब कंप्लीट ओवरग्रीन होता है ये, ठीक है ना। ऐसी कैनाल की अगर व्यवस्था कर रहे हैं आप इरिगेशन में जिसमें पानी 12 महीने उपलब्ध है, तो ऐसी कैनाल कैसे बनती है? ऐसी कैनाल किसी न किसी बारहमासी नदी से निकाली जाती है। कोई ऐसी नदी जिसमें साल भर पानी रहता हो, उससे निकाली गई नहर को पेरिनियल कैनाल कहते हैं, और उससे सिंचाई की जाती है तो उसको पेरिनियल इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसी नहर कैसे निकाली जाती है नदियों से, वो सब प्रक्रिया कैनाल हेडवर्क्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस ये जान लीजिए कि ऐसी नहर जिसमें साल भर पानी उपलब्ध हो, उससे जब पानी लेकर के सिंचाई की जाती है, तो वैसी सिंचाई को हम लोग पेरिनियल इरिगेशन कहते हैं, और दैट कैनाल इज नोन एज पेरिनियल कैनाल, ठीक है। नॉन पेरेनियल मतलब मौसमी, मतलब जो पूरे साल ना रहता हो, केवल बरसात के या इन मौसमों में उसमें पानी मिल पाता हो, किसी एक मौसम में उसमें पानी मिल पाता हो, तो उसी पानी का यूज करके अगर सिंचाई की जाती है तो वैसी कैनाल को नॉन पेरेनियल कैनाल, और वैसी सिंचाई को मौसमी सिंचाई या नॉन पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी जगह पर साल भर पानी उपलब्ध है, किसी जगह मौसम में उपलब्ध है, तो क्यों ना हम लोग जहां पर मौसम मौसम में उपलब्ध है वहां पर कहीं पानी को इकट्ठा कर लें और फिर साल भर देते रहें। नहरों में तो पानी पूरे साल उपलब्ध हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई रिजर्वायर या डैम बना लें, कहीं पर पानी को इकट्ठा कर लें, कोई बांध बना दिए और पानी उसमें रुक गया तो वो रिजर्वायर बन गया, वो कोई जलाशय बन गया। तो रिजर्वायर जब बन जाता है, तो रिजर्वायर से पानी का हर साल हम जितने देर तक चाहे, जितना बड़ा रिजर्वायर होगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इतना जान लीजिए कि रिजर्वायर इरिगेशन का मतलब होता है कि जब किसी समय के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उस पानी से सिंचाई की जाती है, उसको रिजर्वायर इरिगेशन कहते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन है और सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। अब मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अब अगर हम लोग दूसरी बात कर लें यहाँ पर कि व्हाट आर द मेथड्स विच इज यूज्ड फॉर वाटरिंग क्रॉप्स, यहाँ पर लिखा गया है मेथड्स ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स, मतलब फसलों को पानी देने की कौन कौन सी विधियां हैं। ये तो फसलों तक पानी पहुंचाने की विधियां हैं, आपने पर देखा होगा ना। ये सब इसमें डिफरेंस समझना है, बस इतना समझिए ना। वो जो ऐड आता था रात में टीवी में 11 बजे खोल लेंगे ना, तो आएंगे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र लेकर के। पहले सब लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बेचे, हम लगवा लिए, मेरे घर में पैसा नहीं आया। बाद में वो आके एक बंदा मुझे समझा रहा, दूसरे दिन चैनल चेंज किए तो कह रहा देखिए लक्ष्मी जी भले ही धन की देवी हैं, लेकिन जो धन बांटने का सिस्टम है वो तो कुबेर जी का है ना, तो आप कुबेर धन वर्षा यंत्र लगाइए। हम कहें भागो यहां से तुम। तो जब ये जान लीजिए कि ये लक्ष्मी जी हैं और ये कुबेर जी हैं, तो आप लक्ष्मी जी से धन तो है लक्ष्मी जी के पास, यानी इस इरिगेशन सिस्टम में पानी तो अवेलेबल करा दिए हैं आप, लेकिन किसको कितना देना है और किस हिसाब से देना है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर। लेकिन हम लोगों को भी जानना है थोड़ा सा, ठीक है ना, को रिलेट करना है, कहीं वो नहीं है तो हम है, हम नहीं है तो वो है, तो थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग को जो पौधों को पानी कितना देना है और कैसे देना है और कहाँ पे कौन सा सही है देना तरीका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मेथड होता है जो वो होता है सरफेस इरिगेशन, मतलब सतही सिंचाई, ठीक है ना। फसलों को पानी देने की विधियां जो होती हैं उसमें पहली विधि कौन सी है, सरफेस इरिगेशन यानी सतही सिंचाई, यानी किसी सतह पर पानी को छोड़ देना। दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है, सब सरफेस मतलब होता है नीचे, धरती के नीचे। अब कहीं पे जहां पे जमीन पे खेत है, खेत के नीचे से पानी दिया जाए, अब वो क्या है अभी समझेंगे हम लोग। और फिर ये स्प्रिंकल इरिगेशन है, यानी ऊपर से छिड़काव किया जाए पानी का, ठीक है। स्प्रिंकल इरिगेशन या फिर ओवरहेड इरिगेशन, ठीक है, ये पानी देने की प्रक्रिया है। तो इस पर कई बार टिप्पणी लिखने के लिए अलग से आया है कि व्हाट इज ओवरहेड इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, यानी छिड़काव सिंचाई पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखी है। तो इसमें हम लोग अभी तीनों को समझेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो सबसे पहले सरफेस इरिगेशन को समझ लेते हैं। और सरफेस इरिगेशन में मैंने आपको बताया कि सरफेस इरिगेशन में सतह पर पानी को छोड़ दिया जाता है, यानी सिंपल सबसे आसान जो तरीका था, जहां फसलें हैं उनमें आप क्या करते हैं, आपके गुल में पानी आता है, जब नालियों में पानी पहुंचा रहता है, तो आप उस पानी को अपने खेत में खोल देते हैं, उसमें पानी भर जाता है, फिर आप उसको जब जरूरत के अनुसार हो जाता है तो फिर बंद कर देते हैं। यही तो सबसे आसान मेथड है। तो चलिए आइए उस आसान मेथड को भी कई तरीके से बांटा गया है, सबको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आपके खेतों की स्थिति कई तरह की हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो मेथड भी चेंज होगा। देखिए क्या है,
सबसे पहले यहाँ पर आया फ्लडिंग मेथड, सरफेस में ही, सब सरफेस में ही। देखिए यहाँ पे सरफेस इरिगेशन में ही 5 पार्ट हैं, ठीक है ना। सबके बारे में फटाफट हम लोग सुन लेते हैं। सरफेस में अब आपका खेत है, ठीक है ना। खेत में आप बगल से पानी जा रहा है, आपका खेत इस तरीके से है, मान लीजिए ऐसे खेत है, ऐसे पूरा आपका, अब बगल से पानी निकाली गई, तो ये आपका जो खेत है ऐसे ऐसे, इसमें यहाँ से ऐसे मान लीजिए नाली जा रही है, और नाली से ऐसे पानी इसमें छोड़ दिया गया। अब ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। अब एक बात बताइए, अक्सर आप सुनते होंगे कि खेत बीच में कहीं थोड़ा ऊंचा था, कहीं बीच में थोड़ा सा ऊंचा था, और किनारे किनारे तो पानी पहुंचा, उस ऊंची वाली जगह पे नहीं पहुंच पाया, और उतना दूर का फसल क्या हुआ, पीला हो गया, पहले ही पक गया, या बर्बाद हो गई फसल वहां की, ठीक है ना। तो फ्लडिंग मेथड इज मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है ना, सबसे आसान मेथड है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, और ऐसी केसेस में ये सस्ती फसलों के लिए यूज किया जाता है। मतलब और जहां पर पानी की आवश्यकता जरूरत से ज्यादा हो, उन जगहों पर मतलब आराम से बाढ़ की तरफ पानी छोड़ दिए हैं, पानी जा रहा है, तो अक्सर राइस क्रॉप्स के लिए यानी धान की फसल के लिए ये सही है, क्योंकि धान की फसल खरीफ कैटेगरी में आती है। अभी फसलों के टाइप वगैरह मैं पढ़ाऊंगा, रबी है, खरीफ है, सबका ड्यूटी कितना है, डेल्टा कितना है, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, अगले चैप्टर में। तो हम लोगों ने एक चीज समझा कि फ्लडिंग मेथड इज मोस्ट कॉमन मेथड विच इज फॉर राइस क्रॉप्स, और जो भी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा, जूट वगैरह आती है, मुझे ज्यादा जानकारी तो खेती की नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जानता हूं कि खरीफ क्रॉप्स में पानी ज्यादा डिमांड करता है। गर्मी की फसलें जो होती हैं, इनका सीजन अप्रैल से सितंबर तक होता है, उनमें पानी छोड़ दिया जाता है, पानी पहुंचता है अपना अपने तरीके से होता रहता है। तो ये जो ऊंचाई थी, या फिर अगर सपोज करिए यही खेत थोड़ा ऐसे, जैसे मान लीजिए ये खेत का मैं एलिवेशन दिख रहा हूँ, ये खेत ऐसे स्लोप पर है, ऐसे स्लोप पर है आपका खेत। अब यहां से अगर पानी देते हैं आप इसमें, तो बताइए सारा पानी तो इधर ही इकट्ठा हो जाता है यहीं पर। एक मिनट, वेट अ मिनट, मार्कर इंक। यहाँ पर देखिए ऐसे अगर आपका खेत होता, तो खेत में पानी क्या होता, अगर आप यहाँ से छोड़ देते, आपकी खेत ढाल पे होती, या बहुत बड़ी, ये छोटा सा खेत मत समझिए, बहुत बड़ा है, तो मतलब अगर इस केस में ऐसा होता कि सारा पानी तो यहीं इकट्ठा हो जाता, तो फिर फ्लडिंग मेथड हर समय सही नहीं रहता है। जब खेत में जमीन उबड़ खाबड़ हो, प्लेन ना हो, और एक लाइन में ना हो, तो उस समय फ्लडिंग करना थोड़ा अच्छा नहीं है। एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी जगह पानी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना, यहाँ वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपने ये जान लिया कि फ्लडिंग मेथड क्या होता है। इसमें सिंपली खेत में नाली को, पानी को छोड़ दिया जाता है, और पानी पूरे खेत में फैल जाता है, इसको फ्लडिंग मेथड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसीलिए चक मेथड बनाया गया दूसरा, जो इसके तुलना में थोड़ा इफेक्टिव था। अब चक मेथड क्या है, देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा सा खेत है ना, ऐसे बहुत बड़ा सा खेत है ऐसे, तो एक साथ पानी ना छोड़ के, मान लीजिए ये वाला नीचे है, ये ढाल पर है, और ये ऊपर है, ऐसे प्लान में समझिए कि ये वाला हिस्सा जैसे ऊपर है और ये नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चक बनाएंगे, चक मतलब मेड़ बना देंगे। अब फिर यहाँ पर भी मेड़ बना दिए, ऐसे मेड़ बनाए, हर जगह मेड़ बना हुआ है। तो अब बताइए, सबसे पहले पानी आप इसमें छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा, और पहले हम इसको ऐसे खोल के इसको पूरा भर देंगे, इस वाले एरिया को, इसमें पूरा भरे, हम मेड़ है, तो अब पानी सड़क के नीचे, भले ढाल पर है, लेकिन पानी सड़क के नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेड़ की वजह से लॉक हो गया। बात समझ रहे हैं। तो चक बना बना के जब फसलों की सिंचाई की जाती है, तो हर क्षेत्र, अब यहां तक पानी पहुंचेगा, जब ये सब भर जाएंगी तब ये पहुंचेगा। ढाल पर भी रहेगा तो कुछ पानी इनमें रुकेगा, कुछ इनमें रुकेगा, कुछ इनमें रुकेगा। समझ में आ रही होगी बात ना, कि ये ढाल पर भी अगर रहेगा, तो ये मेड़ बने होने की वजह से कुछ पानी इनमें रुकेगा, कुछ इनमें रुकेगा, लास्ट में इसमें पहुंचेगा। तो चक मेथड में क्या हुआ, जो पानी की वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन रही थी वो बच गई, और इन सब मेथड से हम लोग को क्या हुआ, छुट्टी मिल गई, ठीक है ना। तो इससे पानी की ड्यूटी क्या होती है, बढ़ जाती है। पानी की ड्यूटी क्या होती है, देखिए जितना ही मेथड को आप सुधारेंगे, पानी की ड्यूटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। ये इसके इससे इसमें और बढ़ेगी, इन सब में और बढ़ेगी, ठीक है ना। तो बढ़ने का रीजन क्या होता है, जितना भी व्यवस्था को पानी की ड्यूटी पहले क्या होती है, पढ़ना तो आगे ड्यूटी पर न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आपको सिंपल पढ़ना, अभी ड्यूटी क्या है जानना है। इकाई पानी की क्षमता को ड्यूटी कहते हैं। इकाई पानी का मतलब, अगर हम एक एक क्यूमेक पानी लिए, क्यूमेक मतलब होता है, मान लीजिए, छोड़िए उसके बारे में अभी बताएंगे अगले चैप्टर में, अभी थोड़ा समय, मतलब समझ लीजिए एक बाल्टी पानी है,
उससे हम थोड़ा सा एरिया सिंचित कर सकते हैं, और हिसाब से करें तो ज्यादा एरिया कर सकते हैं। तो ज्यादा एरिया करेंगे तो अच्छा है ना, कम पानी में ज्यादा एरिया। तो इकाई पानी की क्षमता अगर वो 4 हेक्टेयर को कवर कर लिया तो वो ज्यादा ड्यूटी का पानी है, और ज्यादा कम हेक्टेयर को किया तो कम, मतलब कोई पानी जितना एरिया को सींच सकता है वही उसकी ड्यूटी होती है। तो हम थोड़ा ही सा पानी छोड़ के ज्यादा एरिया कवर किए तो ड्यूटी बढ़ गई ना। तो बस इतना जान लीजिए हमारी ड्यूटी क्या होती है, पानी की ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी मतलब जितना ज्यादा एरिया पानी कवर कर लेता है वही उसकी क्या कहलाती है, ड्यूटी कहलाती है। तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि चक बना देने से फ्लड की तुलना में पानी की ड्यूटी क्या होती है, बढ़ जाती है। हालांकि चक बनाने में कुछ मेड़ वगैरह में चला जाता है, कुछ मतलब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन पानी की ड्यूटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को समझ लिया फ्लडिंग मेथड क्या है और चक मेथड क्या है। चक मेथड में खेतों को चक्स में बांट, चक मतलब एरिया छोटा छोटा जिसमें चकबंदी की जाती है, जिसको चक्स में बांट लिया जाता है, और चक बांट करके उनमें पानी दिया जाता है। अब बेसिन मेथड क्या है, बेसिन मतलब समझ ही गए, कोई ऐसे छोटा सा बंद घेरा हो उसको बेसिन कहते हैं। तो ऐसे चीज जहां फूलों का बाग बनाना हो, या फिर फलों का बाग हो, मतलब जहां पेड़ लगते हो, क्रॉप्स नहीं, ये क्रॉप्स के लिए नहीं, क्रॉप्स मतलब जो फसलें हैं धान गेहूं ज्वार मक्का बाजरा, इन सब के लिए नहीं है ये दोनों तो सही है। अरे फ्लडिंग के जगह पर चक्स यूज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बेसिन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्रॉप्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर गार्डनिंग, मतलब जहां पर फूलों का बाग हो या फिर फलों के उद्यान हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें क्या होता है बेसिन मेथड में, बेसिन मेथड में ऐसे नाली ऐसे आई है, अब यहाँ पर मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, तो इस पेड़ का एक घेरा बना दिया जाता है। ठीक है, और फिर इस जगह पर इसी तरीके से आएंगे तो फिर एक घेरा, ठीक है, फिर इस तरीके से आएंगे एक घेरा। आप जानते हैं पेड़ थोड़ा दूरी दूरी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ जब दूरी दूरी पर लगाए जाएंगे तो एक एक घेरे में एक एक दो दो पेड़, या फिर एक एक दो दो फूल के पौधे, जैसे जहां पे मालाएं बनती हैं, बड़े माप में फूलों का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, जो आप माली के पास माला लेने जाते हैं तो फूलों के बागान से ही तो माला लाता है। तो फूल जानते हैं दूर दूर पर लगाए जाते हैं, जैसे गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, तो वो इन जगहों पर लगा दिए जाते हैं। आप पूरे क्षेत्र में पानी फैला के क्या करेंगे, आप इस नाली में पानी डाल दीजिए ऊपर से, और ये ऊपर का मतलब ये ऊपर नहीं, ये प्लान दिख रहा है आपको, ये पूरा जमीन पे ही एक जगह से पानी का प्रवाह कर दिया गया। अब इन जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर इसमें चला जाता है, फिर इसमें कंट्रोल करके इधर से ऐसे घुमा लिया जाता है इनको। अब फिर यहाँ पर दूसरा ऐसे इस तरीके से इनमें बेसिन्स बनाई जाती हैं। ये सब बेसिन है, ये सारी क्या है, बेसिन है। तो बेसिन मेथड का यूज, या बेसिन मेथड से वाटर को जो वाटरिंग की जाती है, पानी को दी जाता है फलों को या फूलों को, तो उसको बेसिन मेथड कहते हैं। बेसिन मेथड में ड्यूटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कम पानी में जहां जहां पानी पहुंचना है वहीं वहीं पानी पहुंचेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिन मेथड कहेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि बेसिन मेथड इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स गार्डनिंग। ठीक है ना, ये गार्डनिंग के लिए है बेसिन मेथड। अब इसी तरीके से बेसिन मेथड से, अब ये बेसिन मेथड किसके लिए था, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, ये फलों और फूलों के लिए था। ठीक है ना, जहां पर एक एक पेड़ टाइप का कुछ लगाना हो, ये नहीं कि पूरे एरिया में फैली हुई क्रॉप्स है, तब तो ये काम ही नहीं करेगा। तो अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से एक फ्यूरो मेथड है। फ्यूरो का मतलब होता है कुंड, मतलब कोई ऐसे, कोई कुंड मतलब समझिए इस टाइप से है। कभी आलू की खेती आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे आलू की खेती। आलू की खेती में क्या होता है बताइए, आलू की खेती में, आलू की खेती में देखे होंगे कोरुगेशन होता है, मतलब एक जगह ऊंचाई रहती है, दूसरी जगह गड्ढा रहता है, ऊंचाई रहती है गड्ढा रहता है, ऊंचाई रहती है गड्ढा रहता है। तो जहां आलू प्याज लहसुन मूंगफली ये सब चीजें बोई जाती हैं, जिनमें एक जगह ऊंचाई होती है खेत में, एक जगह नीचे होता है, तो फिर केवल जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसी में ना पानी भर दिया जाता है, और फिर उसको खोल दिया। जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है आपका ऊंचा है, ठीक है ना, ये घेरा मत बनाइए, मतलब यहाँ पर सपोज करिए ये ऊंचा वाला हिस्सा है, इधर ये वाला भी ऊंचा वाला हिस्सा है, तो इसमें आलू वगैरह दबा दिए जाते हैं और प्याज वगैरह, और पानी ऐसे भेज दिया जाता है इस गड्ढे वाले में, और पानी यहाँ से होते हुए देखते हैं आलू के खेत में जो लोग सिंचाई किए होंगे वो जानते हैं पानी ऐसे घूमता रहता है,
पानी ऐसे घूमता रहता है, तो पानी इनकी अंदर से पहुंच रहा है, ये बीच में फसल है और किनारे किनारे पानी रहेगा, तो इनको पानी मिलता रहेगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं फ्यूरो मेथड। फ्यूरो मेथड इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर, मतलब किन किन चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, आलू के लिए, प्याज के लिए, लहसुन के लिए और मूंगफली के लिए, इन टाइप की फसलों को जिनमें एक कोरुगेशन होता है, मतलब उतार चढ़ाव वाली फसलें होती हैं, लहर टाइप का बनता है, उनमें फ्यूरो मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है ना। चौथा मेथड है कंटूरिंग। ये बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में यूज होने वाला मेथड है कंटूरिंग। कंटूर मेथड क्या होता है जरा उसको समझ लीजिए। इन सब के बारे में ना डायग्राम बना बना के आपको एग्जाम में लिखना होता है, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस टाइप से डायग्राम। आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं इसमें, अगर आपके पास बुक है तो, और बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बुक का कोई किसी दोस्त के पास है तो उसका पीडीएफ मंगा लीजिए अपने पास, ठीक है ना। तो कंटूर क्या है, कंटूर के केस में मान लीजिए कोई पहाड़ी जैसे चाय पत्ती वगैरह की खेती होती है, जब बगान में, जब असम वगैरह में जाएंगे चाय पत्ती की खेती होती है, तो पहाड़ ऐसे स्लोपी होते हैं, लोग इसी पर बसे होते हैं। कहीं किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाइए तो देखते हैं एक तरफ ऊंचा पहाड़ है, दूसरी तरफ ऐसे उसी पर घर मकान बने रहते हैं, खेत होता है। तो जब स्लोप पर बताइए तो यहाँ से सिंचाई करेंगे तो फिर वही कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो मान लीजिए ये पूरा ऐसे एरिया है, ये पूरा पहाड़ी है ऐसे, ठीक है ना। अब इस पहाड़ी पर आपको सिंचाई करनी है, तो आप इस पहाड़ी को जगह जगह पर ऐसे स्टेप में बांध दीजिए। बांधने का मतलब होता है यहां पर ऐसे उठा करके ऐसे इनको स्टेप बना दीजिए। स्टेप मतलब होता है पहाड़ पर घेरे बनाना। घेरे बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी वहां की काट दिए ऐसे, और मिट्टी को ऐसे उठा के वहां पे ऐसे ऐसे इस टाइप से काट काट के मिट्टी बना दिए, ठीक है। इस टाइप से पहाड़ को काट दिए, ठीक है, काट काट के एक जगह भर भर के इकट्ठा किए। तो इससे क्या होगा बताइए, अब पानी जाएगा तो एक एरिया भरेगा, फिर दूसरा भरेगा, तीसरा, तो एक एक जगह पर इसके लाइन को सीधा। अब इसका नाम कंटूर क्यों रखा है ये तभी समझ पाएंगे जब आप सर्वे पढ़ें। मतलब इस पूरे को एक कंटूर में कर दिया गया। कंटूर मतलब जानते हैं, कंटूर मतलब एक निश्चित ऊंचाई होती है। तो इस पूरे को एक निश्चित ऊंचाई में बांध दिया गया है, फिर इसको पूरा एक निश्चित ऊंचाई में, फिर इसको इस तरीके से पहाड़ को स्टेपिंग कर दी जाती है कंटूर के थ्रू, जिसकी वजह से पानी उनमें रुकने लगता है जगह जगह पे। और एक जगह रुका तो फिर दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह मेड़ खोल खोल कर सब पे पानी क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो कंटूरिंग मेथड इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर हिली एरियाज, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए कंटूरिंग मेथड क्या है आपका उपयोगी है, ठीक है। आई होप आपको ये सरफेस इरिगेशन में पांचों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब सब सरफेस इरिगेशन आता है, ये तब यूज किया जाता है उन इसमें ड्यूटी और बढ़ जाती है, मतलब और अच्छा सिंचाई हो पाता है। अब जानते हैं पानी ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है, सन इवेपोरेशन मतलब धूप वगैरह से इवेपोरेट होता है, कुछ पानी वेस्ट में चला जाता है इधर उधर। तो क्यों ना सीधे जड़ों में पानी दे दें। तो खेत में कई जगहों पर पाइपें दबा दी जाती हैं, अंदर अंदर खेत के अंदर पाइपें, खेत यहाँ पे है, नीचे पाइपें दबा दी जाती हैं, ठीक है। अब नीचे पाइप दबा दी गई तो इस पाइप में जगह जगह पे छेद बनाए जाते हैं। जब पाइप में पानी भेजा जाता है तो वो पाइप में पानी होता हुआ उन छेद से जमीन के अंदर जड़ों तक फैलता रहता है। तो फसलें ऊपर ऐसे उग रही हैं, उनकी जड़ों में पानी कहाँ से मिलता है, पाइप से। तो पाइप में बने छेद से जब जड़ों में पानी मिलता है तो पौधों में पानी का वेस्टिंग नहीं होता है, सीधे उनके जड़ों तक पानी पहुंच जाता है बिना किसी वेस्ट के। बहुत कम पानी में सारी फसलों के जड़ों तक पानी पहुंच जाता है। तो ये मेथड अच्छा तो है सब सरफेस इरिगेशन, लेकिन बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब जुताई उताई होती है ना, तो इस पाइपों के टूटने का डर रहता है। मान लीजिए खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं और पाइपें नीचे से टूट गई, तो इनका डर रहता है। तो कुछ सक्सेसफुल हुआ, कुछ नहीं भी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर इससे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो सब सरफेस इरिगेशन अच्छा तो है, पानी की ड्यूटी तो बढ़ा देता है, इसमें सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें खेत जुताई के समय इनके टूटने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। और अब तीसरा चीज आता है स्प्रिंकल इरिगेशन या फिर ओवर। अब जाहिर सी बात है ये स्प्रिंकल होगा। अब पूरे खेत में पाइप बिछा दी गई, पानी है, ठीक है ना। ऐसे ये खेत है, ये खेत का मान लीजिए लेवल है, तो पानी के पाइप चाहे इस खेत के ऊपर ऐसे बिछा दिए गए, और मेन पाइप है ये, और इसमें ऐसे पाइप लगा करके इसमें नोजल लगा दिए गए। ये पानी का ऐसे छिड़काव कर रहा है ऐसे खेतों में, ये पानी का ऐसे छिड़काव कर रहा है, ठीक है ना। एक दूसरी पाइप कुछ दूर बाद लगी, फिर ये मेन पाइप है, फिर इसमें से नोजल निकला, फिर ये पानी का छिड़काव कर रहा है। मतलब ये दोनों या फिर और इसी तरीके से बहुत सारे मेन पाइप लगे रहेंगे, और इस मेन पाइप में पानी जब पहुंचेगा इस मेन पाइप में ऐसे, तो ये अगल बगल के क्षेत्रों में छिड़क करके पानी को पहुंचाएगा।
ये सबसे बेस्ट मेथड है इरिगेशन का। क्यों बेस्ट मेथड ये है? क्योंकि इसमें बहुत हल्की हल्की पानी, ऐसी जगह है, मान लीजिए खेत, कोई ऐसा खेत है जहां जमीन पथरीली है, मतलब जहां पानी डालने पे, फ्लडिंग व्लडिंग करने पे पानी रुकता नहीं है, सी पहुंच नहीं पाता है, ठीक है ना। तो ऐसी फसलों को कहां से आप इरिगेशन दे पाएंगे? ऐसी फसलों को इरिगेशन कैसे? पानी डालेंगे निकल जाएगा। तो इससे बहुत धीरे धीरे मात्रा में स्प्रिंकल होता रहता है, तो पौधों को उतना ही पानी मिल पाता है जितना उनको जरूरत हो। समझ में आ रही होंगी चीजें? पौधों को उतना ही पानी मिल पाता है जितना उनको जरूरत हो, और इसमें बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में पानी मिल पाता है पौधों को, और बिल्कुल बारिश जैसा। तो सबसे सूटेबल और अच्छा है पौधों की ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही महंगा बहुत है, पानी को प्रेशर से भेजना पड़ता है। अब बताइए, खेत में पानी भेजना है, दिन भर आप मशीन मोटर चला करके प्रेशर जनरेट करते रहें, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? स्प्रिंकल इरिगेशन में आपको कम से कम क्या क्या चाहिए होता है? प्रेशर यूनिट चाहिए, कोई ना कोई प्रेशर यूनिट चाहिए, मतलब जिससे प्रेशर जनरेट किया जा सके। ये पूछता है कि स्प्रिंकल इरिगेशन पर टिप्पणी करिए, तो उसमें आप बताएंगे कि ऐसे किया जाता है। फिर कहते इसमें क्या कंपलसरी यूनिट्स हैं इसकी, तो प्रेशर यूनिट है। दूसरा कैरिंग यूनिट है। कैरिंग यूनिट मतलब जो फसलों के पानी को कैरी करता है, जैसे कोई मोटर लगाए होंगे जिससे पंप होके पानी यहाँ आता होगा, पंपिंग किए तो प्रेशर यूनिट यहीं लग गई, कोई मोटर वगैरह लगाया, प्रेशर यूनिट लगा। फिर उस अच्छा, ये प्रेशर अगर ढाल से आ रहा हो तो ये अंडर ग्रेविटी भी हो सकता है, लेकिन जानते हैं बहुत ज्यादा ढाल से आएगा तब, ओवर हेड टैंक वगैरह से। तो प्रेशर यूनिट चाहिए। कैरिंग मतलब जो पानी को ढोता है। और तीसरा स्प्रिंकलिंग यूनिट या स्प्रिंकल यूनिट, स्प्रिंकल यूनिट या फिर इसी को कहते हैं हम लोग डिलीवरी यूनिट। डिलीवरी यूनिट मतलब जो पानी को देने वाला हिस्सा होता है। प्रेशर यहाँ कहीं जनरेट हुआ, इस जगह पे ऐसे पहुंचा, ये सब कैरी कर रहे हैं, और ये जो नोजल लगा है जिससे पानी निकल रहा है, उसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंकल या डिलीवरी यूनिट। समझ में आ रही बात? तो देयर आर थ्री मेजर यूनिट्स ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के तीन मेजर यूनिट ये होते हैं जिनके माध्यम से सिंचाई खेतों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंचाई की लाभ हानियां हमने कवर कर लिया। हमने सिंचाई के बारे में ये पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन से वाटर को देने की जो प्रक्रिया, उसमें कितने टाइप होते हैं। ये सब मिला करके अगर ये चैप्टर, आपका जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, वो यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत डिटेलिंग टेक्निकल बातें हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी लगाना है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और मन लगा के पढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।